हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस एकेडमी। मैं हूं दीप्ति शर्मा। तो फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण में हम ऑलरेडी दो जगत को पढ़ चुके हैं, मोनिरा और प्रोटिस्टा को, और तीसरा जगत है कवक। चलिए हम तीसरे जगत कवक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कवक होता क्या है। तो जो डबल रोटी या फिर रोटी हम देखते हैं, या फिर संतरे के छिलके हैं, जो फफूंदी उस पे जम जाती है, वो क्या है? कवक है, फंजाई कहलाती है। ठीक है, हम सभी ने मतलब देखा ही होगा, जो डबल रोटी कई दिन तक, 2-3 दिन तक रखी रहती है, 3-4 दिन तक बाहर, यदि उनको रख दो गर्मी में तो उनके ऊपर फफूंदी सी आ जाती है, तो उसे ही हम फंजाई कहते हैं, कवक कहते हैं। ठीक है, तो फंजाई जो होती है, जैसे कि देखें कि फंजाई रोटी अथवा संतरे का सड़ना फंजाई कारण होता है। ठीक है, और जो सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे जो होते हैं, वो भी परजीवी के फंजाई के कारण होती है। परजीवी, परजीवी का मतलब क्या है? परजीवी का मतलब है कि यह जो फंजाई होती है वो क्या होती है? दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंड होती है, खुद ही भोजन का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो कवक कैसा होता है? फंजाई परजीवी होता है। ओके, एक कोश की फंजाई जैसे कि ईस्ट का उपयोग। ईस्ट कैसा है? एक कोशिकीय है, ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक कोशिकीय होता है ईस्ट फंजाई, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, ईस्ट जो होती है रोटी द बियर बनाने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग, ईस्ट का उपयोग रोटी बनाने के लिए कैसे? जैसे जब भी हम पिज्जा बनाने के या बर्गर बनाने के जो बन बनाते हैं उसके लिए हम ईस्ट का उपयोग करते हैं, जिससे उसको फुला देती है। ओके, कुछ फंजाई जो होते हैं वो जंतु और पौधों के रोगों के कारण भी बनते हैं, जैसे कि गेहूं में किट्स रोग पक्सीनिया के कारण होता है। गेहूं का किट रोग काफी पूछा जाता है, वो किसके कारण होता है? पक्सीनिया फंजाई के कारण होता है। पक्सीनिया जो है एक फंजाई का टाइप है, पक्सीनिया फंजाई होती है। ठीक है, फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। अब पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है? एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। मतलब जैसे कि बैक्टीरिया जनित कोई बीमारी हो जाती है तो उस टाइम पे हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिससे वो बीमारी, जिससे उससे उन रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा की जा सके, मतलब बैक्टीरिया को मार सके। तो वो एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया के खिलाफ यूज किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, तो फंगल जैसे पेनिसिलियम जो है ना, वो पहली एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम, ध्यान रखिए, पेनिसिलियम जो है वो पहली एंटीबायोटिक है। ओके, अब फंजाई कैसी होती है? फंजाई तंतुमय होती है, तंतु पाए जाते हैं फंजाई में। ठीक है, यानी कि फिलामेंटस होती है वो। लेकिन ईस्ट जो है, मैंने आपको भी ऊपर भी बताया है कि ईस्ट एक कोशिक होती है। जो इसका अपवाद है, इसमें ईस्ट एक तो एक कोशिक होती है, ये सिर्फ एक ही कोशिका होती है, और दूसरा इसका कैरेक्टर है कि ये तंतुमय नहीं होती है। ठीक है, ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं हैं। अब ये फंजाई, जो तंतुमय फंजाई जो होती हैं, जिनमें तंतु पाया जाता है, तो ये होता क्या है? ये जो होती हैं, ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम कवक तंतु कहते हैं। जैसे पतली लंबी धागे की तरह की संरचना होने उन्हें हम क्या कहेंगे? कवक तंतु कहेंगे। ठीक है, अब कवक तंतु के जाल को, जब कवक तंतु बहुत सारे हो जाते हैं, एक जाल टाइप का बना देते हैं, तो कवक तंतु के जाल को हम क्या कहेंगे? कवक तंतु के जाल को हम क्या कहेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। जैसे कोई जाल बन गया तो उसे हम बोलेंगे माइसीलियम। ठीक है, तो माइसीलियम क्या होता है? कवक तंतु के, जो फंजाई में तंतु पाया जाता है, वो तंतु की धागे की तरह संरचनाएं मिलकर के कवक तंतु का निर्माण करती हैं, और कवक तंतु के जाल को हम माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिन्हें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ठीक है, जो सतत नलिकाकार होते हैं, इनमें बहुकेंद्रित यानी कि बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ऐसा कोशिका द्रव इसमें पाया जाता है। कोशिका द्रव को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, जिन्हें संकोष्ठी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटीय होते हैं, यानी कि कुछ कवक तंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें पट पट क्या होता है? जैसे कि हम सेलवाल की बात करें तो सेलवाल भी पट, कवक तंतु में पट पाया जाता है, यानी कि सेप्टा पाया जाता है। सेप्टा हम कहते हैं। तो कई टिश्यूज होते हैं, कई कैविटी होती हैं, उनके बीच में
पट का निर्माण हो जाता है, पट पाया जाता है। ठीक है, तो वो सेप्टा जिसे हम कहते हैं, तो कवक तंतुओं में पट भी पाया जाता है। फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अब जो कवक है इसकी कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है वो किस चीज की बनी होती है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। ओके, अधिकांश फंजाई परिपोषित होती हैं, परिपोषित दूसरों से पोषण प्राप्त करती हैं। वे मृत बस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं। यानी कि जो मृत पेड़ पौधे हैं, मृत जीव हैं, उनसे क्या करते हैं? उनसे कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं। इस तरह से वो अपना जीवन यापन करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मृत जीवी। ओके, और जो फंजाई सजीव पौधों से जंतुओं पर निर्भर करती हैं उन्हें हम कहते हैं परजीवी। यानी कि जो सजीव पौधों पर, जो मृत पौधों पर डिपेंड होती है, मृत जंतुओं पर डिपेंड होती है, उन्हें कहते हैं हम मृत जीवी। ठीक है, और जो सजीव पौधों पर डिपेंड रहती है, सजीव जंतुओं पर डिपेंड रहती है, उन्हें कहते हैं परजीवी। ये शैवाल लाइकेन के साथ तो उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं, जैसे कि इन्हें कहते हैं सहजीवी। यानी कि फंजीवी जो है वो फंजाई जो है वो पोषण के आधार पर 3 टाइप्स की हो गई, एक मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी। अब सहजीवी में क्या होता है? इसमें शैवाल और कवक साथ साथ जीवन यापन करते हैं, जिसे हम लाइकेन कहते हैं। शैवाल और कवक क्या करता है? देखिए, ये कवक जो होते हैं वो अपना भोजन तो बना नहीं पाते खुद, ये क्या करते हैं? ये भूमि से जल का और खनिज लवणों का अवशोषण करके शैवाल को देते हैं, और शैवाल जो है वो भोजन बना सकता है, तो शैवाल भोजन बना करके किसको देता है? कवक को देगा। तो इस तरीके से दोनों जीवन यापन करते हैं। इस तरह से इनके जीवन यापन को साथ साथ रहने को शैवाल और कवक के हम कहते हैं, वो कहलाते हैं लाइकेन। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइकेन जो है वो एक प्रकार के कंपोजिट ऑर्गेनिज्म यानी कि मिश्र जीव होते हैं, जो कि कवक और शैवाल के सहचर के परिणाम स्वरूप बनते हैं। लाइकेन लाइकेन के कवक घटक को हम माइकोबाइंड कहते हैं, और शैवाल घटक को हम फाइकोबाइंड कहते हैं। यानी कि शैवाल को हम फाइकोबाइंड शैवाल घटक, और कवक घटक को माइकोबाइंड कहते हैं। दोनों ही घटक परस्पर इस प्रकार रहते हैं कि एक थैलस बना लेते हैं और एक ही जीवधारी की तरह बिहेव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आता है फंजाई में जनन कैसे होता है। तो फंजाई में जनन जो होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल यानी कि अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, एसेक्सुअल किनके द्वारा होता है? कायिक खंडन होता है, विखंडन होता है और मुकुलन, यानी कि इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है, यानी कि कायिक खंडन, विखंडन और मुकुलन। ठीक है, कायिक खंडन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन और विखंडन को हम कहेंगे फिजन और बडिंग, इनकी विधि के द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके? कॉनिडिया के द्वारा भी होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, अब काय खंडन क्या होता है? काय खंडन में क्या होता है? कोई जैसे जीव है वो कई खंडों में बढ़ जाता है, ये इसके खंड बन गए। ठीक है, खंड में बढ़ जाएगा, तो एक प्रत्येक जीव जो होगा वो एक नए जीव का निर्माण कर देगा, यानी कि यहाँ से ये 4 जीव बन जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, काय खंडन के द्वारा इनकी बॉडी का विभाजन हो जाएगा, तो यहाँ से जितना विभाजन होगा उतने नए जीव
को पैदा कर देंगे। और विखंडन भी होता है, यानी कि विखंडन में क्या होता है, जैसे कोई जीव है वो दो भागों में बट गया, तो दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, और न प्रत्येक जीव एक नया भाग का निर्माण कर लेता है। मुकुलन में बडिंग में क्या होता है, जैसे बड निकल आती है, जैसे कि हम ईस्ट में देखते हैं तो कई उसके ऊपर बड निकल आती हैं, इस तरीके से ये बर्ड निकल आएंगी। ये बर्ड क्या करेंगी, ये बर्ड इससे फिर अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर देती हैं। ओके, तो ये होते हैं मुकुलन यानी कि बर्डिंग। और अलैंगिक जनन बीजाणु, बीजाणु यानी कि स्पोर्स जो होते हैं उनके द्वारा भी जनन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं इन स्पोर्स को, ठीक है, इनके द्वारा भी, कॉनिडिया के द्वारा भी जनन होता है। आगे देखते हैं। अब लैंगिक जनन जो है, अब आता है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन जो है वो oospora, एस्कस बीजाणु और बेसिडियस बीजाणु, इन तीनों के द्वारा होता है। किसी किसी में oospora, किसी में एस्कस बीजाणु, किसी में बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे होता है, इनमें क्या होते हैं ये। तो विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं। विभिन्न, ये डिफरेंट टाइप के जो बीजाणु हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट, इनकी क्लियर स्ट्रक्चर होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को फलनकाय बोलते हैं, ठीक है। अब लैंगिक चक्र में जो होते हैं वो 3 सोपान होते हैं। देखो पहला क्या होता है, पहला को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, दूसरा होता है केंद्रक संलयन, ठीक है, और तीसरे में ये तीसरा बताएंगे हम भी। पहला क्या है, प्लाज्मोगैमी क्या होता है, प्लाज्मोगैमी में इनका प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उनका संलयन होता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। और जब दो केंद्रकों का संलयन होता है तो उसे कहते हैं केंद्र संलयन, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इनके प्रोटोप्लाज्म का संलयन होगा। अब प्रोटोप्लाज्म का संलयन होगा, कुछ टाइम ये रुकेंगे, फिर इनके केंद्रक जो रहेंगे तो केंद्रक का संलयन हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे केंद्र संलयन हो गया, यानी कि केंद्र संलयन को हम कैरियोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है इसके बाद कि युग्मनज में मियोसिस के कारण, अब युग्मनज जो है उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। किसमें होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा। जो 2n कोशिका है, जाइगोट जो है उसमें मियोसिस हो रहा है। तो युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु यानी कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। ये इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा और हैप्लॉइड क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, हैप्लॉइड बीजाणु बनाएगा। ओके, हैप्लॉइड बीजाणु बनना लैंगिक जनन में संयोज संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आ जाते हैं और संलित हो जाते हैं। अब अगुणित बीजाणु बन गए, अब ये अगुणित बीजाणु बन गए, ये क्या कहेंगे, ग्रो कर जाएंगे, और कवक तंतु जब ये ग्रो करने के बाद पास पास हो जाएंगे तो फिर से ये संलित हो जाते हैं, फिर से डिप्लॉयड बना देते हैं, ठीक है, जैसे कि आगे इसमें समझाया गया है। देखो एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज ऐसी फंजाई है जिसमें एक कोशिका में ही दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, केंद्रक युग्म कहते हैं। एक चीज याद रखिए कि एस्कोमाइसिटीज जो है उसमें क्या होता है, द्विकेंद्र की अवस्था पाई जाती है और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, केंद्रक युग्म, तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक जो होता है वो संलयन हो जाता है और कोशिका जो होती है वो द्विगुणित बन जाती है, यानी कि जो दो केंद्रक थे, दो केंद्रक आपस में मिलाकर के, ये दो केंद्रक हैं किसी एक कोशिका में, तो ये दो केंद्रक मिलकर के एक केंद्रक बना देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये एक केंद्रक बना देंगे, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, पैतृक केंद्रक जो है ये वो संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है, ठीक है। अब फंजाई जो है वो फलनकाय बनाती है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में रहती है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है। इसमें न्यूनीकरण विभाजन होगा जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। ओके,
देखिए इसमें क्या हुआ, ये 2n जो जाइगोट है, जाइगोट से अगुणित बीजाणु बने। अगुणित बीजाणु क्या करेंगे, इसमें ग्रो करेंगे, ठीक है, फंजाई बन जाएंगे, ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद ये फिर से इनके नर और मादा जो होंगे, फिर से ग्रो करने के बाद जब ये ग्रो कर जाएंगे, ग्रो करने के बाद फिर से ये जाइगोट बनाएंगे, दोनों मिलकर के जाइगोट बनाएंगे, फिर से ये हैप्लॉइड कंडीशन में आएंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में फिर से ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद फिर से जाइगोट बनाएंगे। तो ये क्रिया चलती रहती है। आगे हम देख लेते हैं कि कवक जाल की जो आकार की है वो बीजाणु बनने, फलनकाय बनने और फलनकाय बनने, इन विधि के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट वर्ग में इनको बांटा गया है। कि कवक जाल की आकार की कवक जाल को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, माइसीलियम। और बीजाणु बनने, और अब ये बीजाणु जो है वो किस तरीके के स्ट्रक्चर में स्थित हैं, यानी कि फलनकाय बनने, ठीक है, उसे हम फलनकाय कहते हैं। फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने के आधार बनते हैं, इन आधार पर इनको बांटा गया है। बांटा गया है, कौन कौन से बांटा गया है, एक तो फाइकोमाइसिटीज, एक एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, और तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा और है 4 में बांटे ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, तो पहला है देखिए फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में कौन से कवक आते हैं, फाइकोमाइसिटीज जो कवक होते हैं वो सड़ी गली जो लकड़ी होती है, सड़ी गली लकड़ी है, ये नम स्थान है, वहां पर ये ग्रो करते हैं, अविकल्पी परजीवी के रूप में वहां पर रहते हैं, ठीक है। कवक जाल जो होता है इनमें, अब कवक जाल जो माइसीलियम है वो कवक जाल अपटीय होते हैं, इनकी इसमें सेप्टा या पट जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक। कवक जाल के बीच में कवक जाल अपटीय तथा बहु केंद्रित होता है, यानी कि लेकिन इसमें केंद्रक एक से ज्यादा होते हैं, मोर देन वन। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, चल बीजाणु के द्वारा होता है अथवा अचल बीजाणु के द्वारा हो सकता है, यानी कि स्पोर के द्वारा होता है इसमें अलैंगिक जनन। ये बीजाणु धानी में अंतराती उत्पन्न होते हैं, दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं, यानी कि जो दो गैमीट थे उनके संलयन से क्या बनता है, युग्माणु बनता है। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी यदि है तो उसे कहते हैं समयुग्मकता, और यदि इन युग्मक जो है उनकी आकार की डिफरेंट है तो उसे कहते हैं असमयुग्मकी या विषमयुग्मकी। आकार यदि अलग अलग है तो असमयुग्मकी, और यदि एक जैसा है तो समयुग्मकी। तो इनके उदाहरण है म्यूकर और राइजोपस, जो किसके अंदर आता है, फाइकोमाइसिटीज में आता है, म्यूकर और राइजोपस और एल्बुको, ये तीन इसके एग्जांपल दिए गए हैं इसमें। म्यूकर, राइजोपस, एल्बुको जो होता है वो सरसों पर परजीवी फंजाई है, और म्यूकर राइजोपस जो है वो रोटी के कवक है, ठीक है, रोटी पर पाई जाती है। तो फाइकोमाइसिटीज यानी कि म्यूकर, राइजोपस और एल्बुको में क्या होता है, कवक जाल जो होता है वो अपटीय होता है और बहु केंद्रित होता है, और लैंगिक जनन जो होता है वो चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु के द्वारा होता है। ये दो चीजें याद रखनी है। जैसे कि म्यूकर का एग्जांपल दिया गया है, ये देखिए म्यूकर, ये म्यूकर है, ठीक है, म्यूकर फंजाई है। इसमें जो कवक जाल होता है वो कैसा, उसमें क्या होता है, अपटीय होता है, यानी कि सेप्टा पट जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को हम थैली फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिस है, ईस्ट एक, और बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कैसी होती है, बहुकोशिकीय कवक होती है, मल्टी सेल्यूलर फंजाई होती है, और जबकि ईस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर फंजाई होती है। तो ईस्ट सैक्रोमाइसिस अथवा बहुकोशिक से पेनिसिलियम होती है, ये मृतजीवी अपघटक परजीवी समल रागी, यानी कि ये मृतजीवी पर भी ग्रो करती है, जीवन यापन करती है, और मृतजीवी घटक जो होते हैं और परजीवी और समल रागी यानी कि जो पशु विष्टा होते हैं उनके ऊपर भी ये ग्रो कर जाती है एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। कवक जाल जो होता है इनका, इनकी माइसीलियम जो होता है, कवक जाल जो होता है वो शाखित होता है और पटीय होता है, ठीक है। यहाँ पर कवक जाल कैसा है, शाखित और पटीय है, जबकि फाइकोमाइसिटीज में कवक जाल जो था वो कैसा था, अपटीय था और बहुकेंद्रित था, इसमें बहुत सारे केंद्रक और अपटीय था। जबकि
एस्कोमाइसिटीज में कवक जाल जो है वो शाखित है और पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कॉनिडियम धर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ओके, कॉनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। अब इसमें लैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है? एस्कस बीजाणु के थ्रू होता है, एस्कस बीजाणु के थ्रू। ठीक है, अब ये जो बीजाणु होते हैं एस्कस बीजाणु, वो थैलीमस एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई एक वचन है एस्कस का, विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उस फलनकाय को एस्कोकार्प कहते हैं, जैसे कि एस्परजिलस और क्लेविसेप। ये विभिन्न प्रकार की, जैसे कि यहाँ पे देखा गया है, ये देखिए एस्परजिलस जो है ना, ये एस्परजिलस है, विभिन्न प्रकार का फलनकाय बना रही है ये इस टाइप का। अब क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा, इसके 3 एग्जांपल हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज के। न्यूरोस्पोरा का उपयोग किसमें किया जाता है? जैव रासायनिक और आनुवंशिक प्रयोगों में किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है, न्यूरोस्पोरा। इस वर्ग में आने वाले मॉरिल तथा बफल खाने योग्य होते हैं, इन्हें सुस्वादु भोजन कहा जाता है। मॉरिल और बफल को किसमें आते हैं? वो एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। अब बेसिडियोमाइसिटीज में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि मशरूम, जो हम देखे मोस्टली लोगों ने देखा ही होगा मशरूम को, मशरूम, ब्रैंकिफंजाई और पफबॉल बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। ये उगते कहाँ पर है? ये मतलब जहां पर सड़ी गली मिट्टी होती है, लट्ठे होते हैं, वहां पर लट्ठे वगैरह डले रहते हैं, वृक्ष के ठूंठों पर, सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कि कीट और कंड। कवक जाल इनमें कैसा होता है? शाखित होता है और पटीय होता है। जैसा कि एस्कोमाइसिटीज में था वैसा ही इसमें कवक जाल पाया जाता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु को हम क्या कह रहे थे? कॉनिडिया कह रहे थे, जबकि यहाँ पर अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं। कायिक जनन किसके द्वारा होता है? खंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी क्या होती है? जहां पर प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका संलयन होता है, तो वह क्रिया कहलाती है प्लाज्मोगेमी कहलाती है। विभिन्न स्ट्रैंडों वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के रूप से संलयन होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। यानी कि इससे बनने वाली संरचना जो होती है कैसी होती है? द्विकेंद्र की होती है, जो बाद में क्या बनाती है? बेसिडियम। अब बेसिडियम में केंद्रक संलयन होता है। केंद्रक संलयन क्या कहते हैं? कैरियोगेमी। केंद्रक संलयन और क्या होता है? मियोसिस होता है। किसमें होता है? बेसिडियम में, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। किसके कारण? कैरियोगेमी मियोसिस के कारण। अब बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प कहते हैं। और जो बेसिडियम है वो किस में लगे रहते हैं? फलनकाय में लगे रहते हैं, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्पेशल, उसमें लगे रहते हैं, जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि एगेरिकस मशरूम, ऑस्ट्रेगो और पक्सीनिया है, किड्स फंगस। पक्सीनिया को किड्स फंगस कहते हैं, ऑस्ट्रेलोकंद है, एगेरिकस मशरूम, इसके एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि एगेरिकस का ये एग्जांपल दिखाया गया है यहाँ पे, ये एगेरिकस है। लास्ट आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या स्पेशल है कि इसमें अपूर्ण कवक कहते हैं इसे, पूर्ण कवक नहीं है, अपूर्ण कवक होता है। क्यों होता है अपूर्ण कवक? क्योंकि इसमें लैंगिक प्रावस्था नहीं पाई जाती है। इसकी केवल अलैंगिक और कायिक प्रावस्था हमें ज्ञात है। एक्चुअली लैंगिक प्रावस्था जो है हमें ज्ञात ही नहीं है कि इसमें पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। लेकिन जब इसकी लैंगिक प्रावस्था हमें ज्ञात हो जाएगी कि इसमें पाई जाती है कि नहीं, तब इसको हम एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में रख देंगे। जब इसकी लैंगिक प्रावस्था नहीं है तो इसको हमने इसलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा है। ठीक है,
अब ड्यूटेरोमाइसीटीज जो होता है वो केवल अलैंगिक बीजाणु जिन्हें कॉनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके में लैंगिक अवस्था तो हमें ज्ञात है नहीं, तो इसमें अलैंगिक बीजाणु जिन्हें हम कॉनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं और नए नए फंजाई को ग्रो करते हैं। इसके कवक जाल जो होते हैं वो पटीय और शाखित होते हैं। देखिए इसमें कवक जाल पटीय और शाखित पाए जाते हैं। किसके समान? देखिए यहाँ पे मैंने बताया था एस्कोमाइसीटीज के समान है। एस्कोमाइसीटीज में ऐसा है और बेसिडियोमाइसीटीज में भी ऐसा ही कवक पाया जाता है, वो कवक जाल पाया जाता है, ठीक है। तो कवक जाल पटीय और शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, यानी कि मृतजीवी मृत सड़े गले पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं, ग्रो करते हैं वहां पर, और परजीवी भी होते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे जीवित पौधों पर जीवन यापन करते हैं। लेकिन अधिकांश अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज चक्रण में सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम पादप जगत, प्लांटी किंगडम। अब प्लांटी किंगडम को तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं प्लांटी किंगडम के बारे में। थर्ड चैप्टर प्लांटी किंगडम के ऊपर ये पूरा। तो पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक है और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। और इनमें कोशिका भित्ति भी प्रेजेंट होती है, जो कि किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि हमने कवकों में क्या पढ़ा है? उनकी कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ओके, देखिए जैसे हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि कवक की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। ये देखिए लिखा है काइटिन और किसकी? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ओके, तो अब जो पादप चक्र है इसमें हमें यदि हम देखें पादप को, वैसे तो हम आगे समझेंगे, इस पे बस इतना ही देखिएगा कि पादप जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें पादप जगत में जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इसमें वेल डिफाइंड केंद्रक पाया जाता है, विभिन्न केंद्रक के कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और अन्य कोशिकाओं के ऊपर भी झिल्ली पाई जाती है। कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं और इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, अब युग्मनज में मियोसिस विभाजन के कारण जो युग्मनज बना है, जाइगोट जो है, जाइगोट में मियोसिस विभाजन के कारण अगुणित एन बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मकोद्भिद मतलब युग्मक नर और मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं, यानी कि इसमें युग्मकोद्भिद में नर और मादा दोनों ही गैमीट प्रेजेंट रहते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रिया को हम सघनती एकांतरण कहते हैं, यानी कि जो 2n युग्मनज है, जाइगोट है, उसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। अब जब यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन के बाद ये क्या करेंगे? ये अगुणित बीजाणु बना देंगे। जब ये अगुणित बीजाणु बना देंगे, यानी कि हैप्लॉइड जब स्पोर बना देंगे ये, तो ये बीजाणु अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है, ये बीजाणु अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित होकर के क्या करते हैं? अंकुरित हो जाएंगे और इन बीजाणु पर जब अंकुरित हो जाएंगे ये, तो युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जहां पर नर और मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः क्या करते हैं? द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, पुनः संलयन होते हैं और द्विगुणित युग्मनज बना देते हैं और वापस ये हैप्लॉइड हो जाते हैं मियोसिस के कारण। तो ये प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है। इसको हम कहते हैं संतति एकांतरण। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तीसरे में। अब जंतु जगत को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जंतु जगत में क्या होता है? इसमें विषम पोषी यूकैरियोटिक, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि मनुष्य किसमें आता है? जंतु जगत में आएगा। जो इसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं और उसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। भोजन के लिए परोक्ष अप्रोक्ष रूप से पौधों पर डिपेंड रहते हैं ये, ठीक है। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। ये सब हम जानते हैं इतना। तो आगे जंतु जगत में हम पढ़ेंगे इसको। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है, उसमें बाद में भ्रूण का विकास होता है, यानी कि इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनकर के युग्म जाइगोट को बनाएंगे और जाइगोट एम्ब्रायो का निर्माण करेगा और जो एम्ब्रायो है वो एक नए जीव को विकसित कर देगा। एम्ब्रायो ही नए जीव में विकसित हो जाएगा।
ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि वायरस क्या होता है। ठीक है, वायरस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमने इस चैनल पे इंग्लिश ओके स्टूडेंट्स, तो कवक के बारे में हम आपको कवक है या फिर जो और भी उसके जो ओके फ्रेंड्स, तो कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब के बारे में हम आपको मतलब जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेट के लिए इम्पोर्टेंट है या अदर एग्जाम के लिए, मतलब 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो हम अलग से एक वीडियो बना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको और क्वेश्चन आंसर आपको डाल देंगे। इस तरह से यदि आपको कुछ चाहिए ऐसे क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।